नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इतिहास की जो ये सीरीज चल रही थी, फास्ट ट्रैक सीरीज, उसी में आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और जो दिल्ली सल्तनत होगा वो विभिन्न एग्जामों में उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कशन की जाएगी। तो जो लोग अभी हमारा स्मार्ट लर्निंग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग इनसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए हम लोग आप अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें मेनली कितने राजवंश हैं? उनमें 5 राजवंशों का शासन देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन होगी। दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा जाता है कि ये जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल वो रहा। इसके तहत 320 वर्षों तक दिल्ली पर जो मुस्लिम सुल्तान थे उनका शासन रहा और इसे दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। इनमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो मेनली 5 वंशों का शासन रहा, जो कि इस प्रकार है। पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया और इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। दूसरा जो वंश आता है वो खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश जो था वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी पर इन्होंने शासन किया और इनका जो शासनकाल था सबसे छोटा शासन था, जो कि 30 वर्षों का था। और नेक्स्ट जो राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत में वो है तुगलक वंश और तुगलक वंश जो है वो 1320 ईस्वी से लेकर अपना शासन प्रारंभ करते हैं और 1414 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और जो इनका शासन काल रहा है दिल्ली सल्तनत में वो 96 ईयर का रहा है, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक इनका रहा है। तो 2 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे कम समय तक किन्होंने शासन किया? तो वो खिलजी थे। और सबसे अधिक वर्षों तक किसने शासन किया? तो वो तुगलक थे। नेक्स्ट जो राजवंश आता है वो सैयद राजवंश है। तो सैयद राजवंश 1414 ईस्वी से ये अपना शासन प्रारंभ करते हैं, 1451 तक रहते हैं, जिन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट जो राजवंश आता है वो लोधी वंश आता है और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, जो कि 76 ईयर तक इन्होंने शासन किया है। तो ये मेनली 5 राजवंश थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन जो 5 राजवंश हैं इनमें कौन कौन से शासक हुए हैं और उनका काल क्या का था। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं कि पहला जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक शासन किया है, ये हम लोग को पता है। और इस काल में 10 सुल्तान हुए। गुलाम वंश के अंतर्गत 10 सुल्तान हुए थे, जिनके नाम क्रमशः ऐसे दिए हुए हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उनका जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। दूसरा शासक हुआ आराम शाह। तो आराम शाह का शासन 1211 में स्टार्ट हुआ, 1211 में ही ख़त्म भी हो गया। जो नेक्स्ट जो शासक हुए वो इल्तुतमिश हुए और इनका शासन 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इन्हें इल्तुतमिश को ही प्रथम जो स्वतंत्र सुल्तान भी दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे, जबकि इल्तुतमिश ऐसा नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट जो शासन आता है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का आता है। तो रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है वो 1236 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट किसका शासन आता है? रजिया का आता है और रजिया 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में अपना शासन करती हैं। नेक्स्ट जो है बहराम शाह है, बहराम शाह है जो 1240 से लेकर 42 तक शासन करते हैं। नेक्स्ट शासन आता है मसूद शाह का, जो 42 से लेकर 46 तक अपना शासन करते हैं। नसरुद्दीन महमूद थे, वो 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और नेक्स्ट शासन आता है गयासुद्दीन बलबन का और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 तक
ये शासन करते हैं और इन्हें ही रक्तपात की जो नीति थी वो गयासुद्दीन बलबन द्वारा ही लाई गई थी और इनके द्वारा ही एक प्रथा स्टार्ट कराई गई थी। वो कौन थी? सिजदा एवं पैबोस की। ठीक, तो वो गयासुद्दीन बलबन थे। नेक्स्ट जो शासक आते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक, वो थे कैकुबाद। तो कैकुबाद का शासन प्रारंभ होता है 87 से 1200 और इनका जो अंत होता है 1290 में हो जाता है। तो इस प्रकार जो गुलाम वंश के शासक थे उनके हम लोगों ने नाम जाना और नाम के साथ साथ ये देखा कि उनका जो कार्यकाल था वो कितना था, तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। नेक्स्ट जो राजवंश आता है वो आता है खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किए। इनमें मेनली 4 शासक आते हैं और इन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये खिलजी वंश के संस्थापक भी थे और इन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1296 तक। नेक्स्ट जो शासन आता है वो अलाउद्दीन खिलजी का आता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया दिल्ली पर। नेक्स्ट जो शासन आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खां का। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खां 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और नेक्स्ट जो शासन आता है खुसरो शाह का आता है। तो खुसरो शाह का शासन 1320 ईस्वी में अप्रैल से सितंबर तक मेनली रहता है। उसके बाद तुगलक वंश का शासन स्टार्ट होता है। तो खिलजी वंश में हम लोगों ने जान लिया कौन शासक था, कितने समय तक वो रहा। नेक्स्ट शासन आता है तुगलक वंश का। और तुगलक वंश का देखा जाए तो ये सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में इन्होंने शासन किया है, 96 वर्ष का। और इनमें मेनली 8 शासक हुए हैं। तो 8 शासकों में पहला जो शासक है वो गयासुद्दीन तुगलक शाह है। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह 1320 से लेकर 1325 तक शासन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट आते हैं उनके उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी के रूप में 1325 से लेकर 1351 तक ये शासन करते हैं, जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहता है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 तक रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट शासन आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का। वो 1388 से 1389 के बीच में शासन करते हैं। फिर आते हैं अबू बकर। तो अबू बकर का जो शासन है 1389 में स्टार्ट होता है और 90 में ख़त्म हो जाता है। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह आते हैं और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। देन अलाउद्दीन सिकंदर शाह या फिर हुमायूं आते हैं, जिन्होंने मात्र 6 सप्ताह तक शासन किया 1394 में। और देन उसके बाद महमूद शाह का शासन आता है जो 1394 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो इस प्रकार तुगलक वंश का शासन भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो शासन सत्ता जाती है वो जाती है सैयद वंश के पास। और सैयद वंश ने क्या है कि 36 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था और इनमें मेनली 4 शासक हुए। पहले शासक का नाम क्या था कि खिज्र खां, और खिज्र खां द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने शासन कितना किया? 1414 से लेकर 1421 के बीच में इन्होंने शासन किया। देन मुबारक शाह आते हैं और मुबारक शाह ने शासन 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। और ये 1434 से लेकर 1445 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया है। और देन आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 से लेकर 1451 ईस्वी के बीच में ये शासन करते हैं दिल्ली में। और नेक्स्ट राजवंश जो आता है इनके बाद लोधी राजवंश आता है। और लोधी राजवंश ने 76 ईयर तक शासन किया है और इनमें मेनली 3 शासक हुए। पहले शासक का नाम बहलोल लोधी था और बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया है, जो कि शासन बहुत लंबा हो। इन्होंने 38 वर्षों का शासन किया। नेक्स्ट शासक आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, वो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है लोधी वंश में। तो ये मेनली हम लोगों ने देख लिया कि जो भी दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे, राजवंश के अंतर्गत कौन विभिन्न राजा थे, उनके बारे में देखा, उनके कार्यकालों के बारे में देखा। अब उनकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ ही उससे पहले हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख पुस्तकें थी
उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये जो काल था उस समय बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक उस समय लिखी गई थी। तो पहली जो पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है दिल्ली सल्तनत की, वो क्या है कि तारीख फिरोज शाही। तारीख है जो फिरोज शाही है, उनके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक है तारीख फिरोज शाही, दूसरा है फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही, ये 2 पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है वो विदेह माधव है। विदेह माधव जो है उसको लिखे हैं रूप गोस्वामी द्वारा, उसको लिखा गया है। अगली जो पुस्तक का नाम है किताब उल रहला, या फिर इसको रेहला के नाम से भी जाना जाता है। और ये पुस्तक लिखी गई है इब्न बतूता द्वारा। और इब्न बतूता जो था वो कहाँ का यात्री था, तो वो था मोरक्को का यात्री। और मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फतुहात ए फिरोज शाही, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। ये उसकी आत्मकथा भी है, जिसको स्वयं फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया है। अगला जो पुस्तक है वो तारीख फिरोज शाही है, तो उसे शमसे सिराज अफीफ द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके इसको पढ़िएगा, क्योंकि तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा भी लिखा गया है। तारीख फीरोज शाही शमसे सिराज अफीफ द्वारा भी लिखा गया है। तो ऑप्शन आप लोग देख के लगाइएगा। ठीक है, सीरत ए फिरोज शाही किसने लिखा है, तो सीरत ए फिरोज शाही एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तहकीक ए हिंद क्या है, तो तहकीक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। और तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है तारीख सलातीन ए अफगान, इस पुस्तक के लेखक अहमद यादगार हैं। अगली पुस्तक है ताज उल मासिर, और ताज उल मासिर के जो लेखक हैं वो हसन निज़ामी। और ये पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है ताज उल मासिर। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। मेनली क्वेश्चन तो इसे आने के चांसेस रहते नहीं हैं, लेकिन ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, तो उसका जो 4 ऑप्शन बनेगा उनमें हसन निज़ामी जरूर रहेंगे। तो हसन निज़ामी की जो पुस्तक है ताज उल मासिर, इसको याद करके रखिएगा। कमीतुल तवारीख जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखा शेख अब्दुल हसन उर्फ इब्न उल आसार। ठीक है, इनके द्वारा जो है कमीतुल तवारीख जो पुस्तक है वो लिखी गई है। अगली जो पुस्तक हम लोग देखते हैं वो प्रताप रुद्र कल्याण है। तो प्रताप रुद्र जो कल्याण पुस्तक है उनको विद्यानाथ द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ किसका है, ये चंद्रवरदाई का है, जो पृथ्वीराज चौहान के राज कवि हुआ करते थे। अगला जो पुस्तक है वो ललित माधव है। तो ललित माधव लिखी गई है रूप गोस्वामी के द्वारा। अगला जो ग्रंथ है वो है हमीर काव्य। हमीर काव्य नयन चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम क्या है, नारायण विलास। और नारायण विलास लिखा गया है राजा विरूपाक्ष के द्वारा। अगला जो ग्रंथ है वो जामवती कल्याणम है। तो जामवती कल्याणम कृष्णदेव राय की जो पुस्तक है। और जामवती जो कल्याणम है ये क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है हिस्ट्री में, तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा। अगली जो पुस्तक महत्वपूर्ण है वो राजतरंगड़ी है। तो राजतरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है, तो कल्हाड़ द्वारा लिखी गई है। और इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। अगली पुस्तक है द्वितीय राजतरंगड़ी, जिसे जोना राज द्वारा लिखा गया है। तृतीय राजतरंगड़ी श्रीवास द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो सार गंधर द्वारा लिखा गया है। अगला जो पुस्तक है प्रभुलिंग लीले द्वारा लिखा गया है, जो है चामरस द्वारा। राज विनोद क्या है, कि राज विनोद जो पुस्तक है वो उदयराज द्वारा लिखा गया है। और नरकासुर जो विजय पुस्तक है उसको मधान द्वारा लिखा गया है। अगला जो पुस्तक हमको देखने को मिलता है वो तारीख अलाई है। तो तारीख अलाई जो पुस्तक है वो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। और अमीर खुसरो द्वारा एक ग्रंथ और लिखा गया है जो है तुगलकनामा। ये 2 पुस्तकें इनकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये 2 पुस्तक आप लोग याद करके रख सकते हैं, तुगलकनामा और तारीख अलाई।
अगला जो पुस्तक है वो किताबुल यामिनी है। तो किताबुल यामिनी जो है उतबी द्वारा लिखा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है पुस्तक। और वीर शैवमृत जो है वो मल्लनार्थ द्वारा लिखा गया है। अगली जो पुस्तक है वो मखजन ए अफगानी है, तो निज़ामुद्दौला द्वारा इसे लिखा गया है। अगला जो पुस्तक है वो ब्रह्मा सूत्र है, जो कि रामानुजम द्वारा लिखा गया है। तारीख़ मोहम्मदी है जो वो मोहम्मद बिहमद खान द्वारा लिखी गई है। और तज़किरात उल औलिया ये जो पुस्तक है वो फरीदुद्दीन अल अत्तार द्वारा लिखा गया है। और मुनसत महरू ये मुल्तानी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। और हवस कुफिया ये पुस्तक काजी सिहाबुद्दीन द्वारा लिखा गया है। तारीख़ सिंध ये मीर मोहम्मद मसूम द्वारा लिखा गया है। और तारीख़ दाऊदी जो है वो अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। आईन उल मुल्की ये आईन उल मुल्क द्वारा लिखा गया है। और जो चचनामा जो पुस्तक है वो अली अहमद द्वारा लिखा गया है। जैन उल अखबार जो है पुस्तक वो अब्बू सईद द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। विद्यावती द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो दुर्गा भक्ति तरंगिनी है। और शंकर विजय जो पुस्तक है वो विद्यारण्य द्वारा लिखा गया है। विजयपाल जो रासो है वो नाथ सिंह द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। और ममालती जो ग्रंथ है वो मंजान द्वारा लिखा गया है। कृष्ण चरित्र जो है वो अगस्त्य द्वारा लिखा गया है। यशोभूषण जो है वो अगस्त्य ऋषि द्वारा भी लिखी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक जो है कृष्ण चरित्र और यशोभूषण ये अगस्त्य द्वारा लिखा गया है। रुक्मणी कल्याण जो पुस्तक है वो विद्या चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। और कर्म जो मीमांसा है वो पार्थ सारथी द्वारा लिखा गया है। और पार्थ सारथी का एक ग्रंथ और भी फेमस है जो है शस्त्र दीपिका। तो शस्त्र दीपिका और कर्म मीमांसा ये पुस्तक पार्थ सारथी द्वारा लिखा गया है। और बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाथ द्वारा लिखा गया है। और चंदावत जो है वो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया है। और आला खंड जो है वो जगनक द्वारा लिखा गया है। और मृगावत क्या है वो कुतुबन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और भाव चिंतारत्न जो है वो मल्लनार्थ द्वारा लिखा गया है। और सत्येंद्र चोल कथे जो है वो भी मल्लार्थ नाथ द्वारा लिखा गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो कि दिल्ली सल्तनत के काल में लिखी गई थी। अभी कुछ पुस्तक और हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, और देन उसके बाद जो विभिन्न पुस्तक थी वो हमारी ख़त्म हो जाती। तो अगला जो पुस्तक है वो इरु सलय बिलक्कम है, वो किसने लिखा है वो हरिदास द्वारा लिखा गया है। और आमुक्त मालियद जो है वो कृष्णदेव राय द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और मनुचरित पेद्दना द्वारा लिखा गया है। पेद्दना का एक ग्रंथ और है स्वारो चीर संभव। और स्वारो चीर संभव क्या है पेद्दना द्वारा लिखा गया है। और रामकृष्ण कथे क्या है वो तेनाली राम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और पांडुरंग जो महात्म्य है वो भी तेनालीराम की ही पुस्तक है। चमत्कार चंद्रिका क्या है ये विश्वेश्वर की पुस्तक है। और रसवर्ण सुधारक क्या है ये ही विश्वेश्वर की पुस्तक है। शिवतो चिंतामणि लक्कना की पुस्तक है। और नीरो दुस्सेल क्या है जक्कनाथ की लिखी हुई पुस्तक का नाम है। परिजात अपहरण क्या है पुस्तक ये तिब्बन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और बासो पुराण जो है वो भीम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम देखने को मिलता है। जैनुल अखबार जो पुस्तक है ग्रंथ है वो अब्बू सईद द्वारा लिखा गया है। और तारीख़ जो मसूदी है वो अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। हमीर मद मर्दन जो है वो जयसिंह सूरी की पुस्तक है। और जयदेव एक राइटर थे, उन्होंने 4 पुस्तकें जो लिखी हैं उनका नाम इस प्रकार है गीत गोविंद, हरिकेली नाटक, ललित विग्रहराज या फिर प्रसन्न राघव। ये सब पुस्तकें किन्होंने लिखी है ये जयदेव द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला पुस्तक है प्रद्युम्न अभ्युदय जो है वो रवि वर्मन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। मिताक्षरा जो है उनको लिखने वाले विज्ञानेश्वर थे। दाय भाग जो है उनको लिखा है जीमूत वाहन द्वारा दाय भाग को लिखा गया है। और पार्वती परिणय जो था वो वामन भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और गंगादास प्रताप विलास जो है वो गंगाधर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम देखने को मिलता है आप लोगों को। तो आप लोग इस पुस्तक को याद कर सकते हैं और ये विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको याद करके ज़रूर रखिएगा।
और ये जो दिल्ली सल्तनत थी वो 13वीं सदी में किस प्रकार दिखती थी, तो उसका फिगर इस तरह है कि जो उसकी सीमा थी, जो मंगोल आक्रमण करते थे वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा करते थे। ठीक है, ये जो रीजन है, और ये ऐसे ऐसे मंगोल आक्रमण पड़ते चले गए। ठीक है, ये लखनौती होते हुए ये अपना ये उनका वो था। और बाकी ये आप लोग देख ही सकते हैं कि कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, समाना, हासी, दिल्ली, यमुना, बदायूं, गंगा नदी, कड़ा, कलिंजर, चंदेर, धार, परमार, अहिल्यावाड़, अजमेर, बाघेल, ठीक, लखनौती, सेन, कामरूप, तो ये सारे जो नगर थे गजनी मंगोल। तो ये अपना एक फिगर व्यू था जिसको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो विभिन्न एग्जामों में बनाए गए थे। तो जो घड़ी है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जो घर पर भी टैक्स लगाता था, जिसको होम टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो अलाउद्दीन उस समय जब घड़ी कर लगाया था तो एक कर और लगाया था, तो वो कर कौन सा था? तो चराई कर था। तो इसने क्या लिया कि होम टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स, ठीक है, जो चराई कर होता है ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग टैक्स और होम टैक्स किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो सीमा थी सिंधु नदी। सिंधु नदी ही सीमा डिसाइड करती थी। सल्तनत काल में किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? तो वो तुगलक वंश था। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर और संयुक्त हायर सेकेंडरी का जो एग्जाम था उसके तहत पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक जो विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अमीर कोही विभाग का जो स्थापना किसने की थी? तो आमीर कोही विभाग जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। और अमीर कोही किस विभाग को कहते हैं? तो वो कृषि विभाग को कहते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और झारखंड में पूछा गया है कि अमीर कोही का जो नया विभाग था किस सुल्तान द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन आपके देखने को मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना लाई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर में 2 बार पूछा गया है। तो इस हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दीवाने कोही किससे संबंधित था? तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो उन्होंने अपनी राजधानी को बदला और अपनी राजधानी दौलताबाद को लेकर गए। टोपरा तथा जो मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख मिले हैं, वो दिल्ली कौन लाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने दोनों जो स्तंभ मिले थे उनको टोपरा और मेरठ से उठा करके दिल्ली में उसको लाया गया था और दिल्ली में लगाया गया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो थे सैयद वंश। महाराणा सांगा ने इब्राहिम जो लोदी है को किस युद्ध में परास्त किया? तो वो खटौली का युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। सल्तनत काल की कुछ इमारतें हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इन इमारतों में पहले देखते हैं कि गुलाम वंश का शासन आया था सर्वप्रथम। तो गुलाम वंश के जो विभिन्न जो भवन है, इमारत है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहली इमारत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की आती है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पर पड़ती है? दिल्ली में पड़ती है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की विशेषता क्या है? कि ये सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कई हैं, लेकिन सबसे पहली वाली कौन है? यही है। और यह एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर तथा अनेक हिंदू मंदिरों की जो सामग्री है उन्हीं को तोड़ करके, उन्हीं का उपयोग करके इसको बनाया गया था। और इस पर कुरान की आयतें क्या है? खुदवाई गई थी। तो ये जो मस्जिद थी वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। ये अजमेर में बनवाया गया था और यह इमारत अपने मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था
जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था, उसी के ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। अगली इमारत कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है, जो कि दिल्ली में है। यह मीनार मुअज्जिन के लिए बनाई गई थी और इस पर इल्तुतमिश चढ़कर मुसलमानों को नमाज के लिए एकत्र करने की आजा दिया करता था। और इसमें कुल 375 सीढ़ियाँ हैं। 46 फीट का जो व्यास है, व्यास का आधार है, और 10 फीट व्यास का शिखर है। कहने का मतलब है कि जो नीचे है, आधार में है, वो 46 जो फीट है वो देखने को मिलता है। और जब ये जो कुतुब मीनार है, ये जब ऊपर में पहुंचेगी तो इसका जो व्यास हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ऐसे देख लेंगे तो ये अपना पतली इमारत शंकु टाइप का दिखाई देती है। अगला है कि सुल्तानगढ़ी मकबरा। सुल्तानगढ़ी मकबरा इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ये दिल्ली में बनवाया गया था। इसे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा भी कहते हैं और यह भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इसके निर्माण में 1231 ईस्वी में मलकापुर में इसको करवाया गया था। अगला जो इमारत है वो इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है। इस मकबरे पर कुरान की आयतें जो सुंदर ढंग से उत्कीर्ण की गई है और इसमें सर्वप्रथम हिंदू शैली का जो प्रभाव कम करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो इससे पहले ये जितने भी क्या थे कि बिल्डिंगें थी, उनमें जो हिंदू परंपरा, हिंदू कला जो शैली थी, उनको उनमें अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इल्तुतमिश का पहला मकबरा था जिसमें क्या हुआ कि हिंदू जो शैली थी उसको कम यूज़ किया गया था। अगला जो बिल्डिंग है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने को मिलती है। ये इल्तुतमिश द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि अजमेर में पड़ता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मकबरे का विस्तार किया हुआ था। पहले से थी दरगाह, थोड़ी सी बनी थी, बट उसका विस्तार करके अच्छे से इन्होंने ही बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन द्वारा बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है। इसका नाम लाल महल भी है। इस मकबरे के द्वार की जो मेहराब है वो भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित मेहराबों में सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये था गुलाम वंश की बिल्डिंगें। और अब हम लोग देखते हैं कि खिलजी काल की जो बिल्डिंगें हैं उनके बारे में। तो पहला है अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है। और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत है। यह कुतुब मीनार के चारों ओर एक दरवाजे के रूप में स्थापित है। यह दरवाज़ा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है और एक चौकोर इमारत है। कि कहने का है ये, जैसे कुतुब मीनार यहाँ पे जैसे बनी हुई है, तो इसका जो परिसर है, उसका जो एंट्री गेट है, वहीं पर एंट्री गेट पे ही अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। अगला है कि जमात खाना मस्जिद कहाँ है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली में है। सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित यह पहली मस्जिद है। पूर्णतः ये पहली मस्जिद है, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। जमात खाना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिज्र खान ने करवाया था, जो कि बाद में क्या कहते हैं, सैयद वंश के संस्थापक बनते हैं। 1000 खंभा जो महल था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ये दिल्ली में था। इसे 1000 स्तंभों वाला महल भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिल्डिंगें थी जो कि उनके काल में, खिलजी काल में बनवाई गई थी। तुगलक काल की जो इमारतें थी उनको हम लोग देखते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था और ये दिल्ली में बनवाया गया था। इसकी विशेषता क्या थी कि यह पूरी तरह का लाल पत्थर से बना हुआ था और तथा इसका जो गुंबद था वो संगमरमर का बना हुआ था। संगमरमर जानते हैं किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो ऊपरी भाग में ये आमलक एवं कमल का प्रयोग इसमें किया गया है। तो जो आमलक और जो कमल है ये हिंदू शैली के ये चिन्ह है। ठीक है, कि जैसे हिंदू का अगर कोई मंदिर बनता है तो जैसे मान लेते हैं ये मंदिर ऐसे बनाया गया है, ठीक, तो फिर यहाँ पे एक आमलक रखा जाता जो कि बैलेंस बनाता था इस बिल्डिंग का, और उसके ऊपर कलश रखा जाता था, तो ये मंदिर हो जाता था। और साथ साथ ही इसकी सजावट में कमल आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो वही चीज़ क्या थी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा था उसमें आमलक और कमल का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगली इमारत है तुगलकाबाद की। तो तुगलकाबाद जो था वो भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में था। इस नगर में क्या था
कि जो छप्पन कोट था, तो छप्पन कोट नामक एक दुर्ग का भी निर्माण कराया गया था। और इसमें प्रवेश के लिए जो 52 जो डोर थे उनको बनवाए गए थे, मतलब 52 दरवाजे जो है वो छप्पन कोट के इस दुर्ग में बनवाए गए थे, जो कि 52 एंट्री थे। अगला जो क्वेश्चन है वो विजय मंडल है, कि जो विजय मंडल जो इमारत थी, भवन था, वो किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया इमारत थी। तो वो कहाँ थी? सब दिल्ली में थी। ठीक, ये जितनी भी इमारत देखने को मिलती हैं सब दिल्ली में बनवाई गई थी, क्योंकि ये जो शासन था वो कहाँ पर था? तो चूंकि राजधानी उस समय दिल्ली थी, तो इसलिए सारी जो इमारतें थी वो दिल्ली में ही बनवाई गई थी। तो इस इमारत के ऊपरी भाग में अष्टभुजाकार छत है, और यहाँ जहाँ पनाह में ये बना हुआ है। अगला है कि जहाँ पनाह जो नगर है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया था, जो कि दिल्ली में है, और ये राय पिथौरा एवं सीरी के बीच बना हुआ है। आदिल शाह का जो किला है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली में है, और ये वर्तमान में क्या हो चुका है? खंडहर हो चुका है। ठीक है। अगला बिल्डिंग क्या है कि निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है, और इसमें सफ़ेद एवं काले संगमरमर का एक साथ प्रयोग किया गया है, ये इसकी विशेषता है। और मकबरे के चारों कोनों पर गुंबद है, और यह हुमायूं के मकबरे के समीप स्थित है। अगली इमारत 12 खंबा है, जो कि दिल्ली में है। तुगलक शैली की धर्मनिरपेक्षता जो है इस इमारत में देखने को मिलती है, और ये इस इमारत की विशिष्टता भी है यही कि ये धर्मनिरपेक्ष बिल्डिंग है। फिरोज शाह कोटला जो है कि उसको किसने बनवाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था, जिसके नाम पे अभी दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो था। स्थान वो दिल्ली है। इस दुर्ग में बड़ी जामा मस्जिद तथा कुछ अन्य इमारतें भी इनमें सम्मिलित है, जैसे दरगाह ए शाह आलम, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद आदि। ये जो इमारतें हैं वो इसी जामा मस्जिद के आसपास देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली में बनवाया गया था। यह मकबरा वर्गाकार है, मतलब इसका जो ये बेस है वर्गाकार है, और इसका जो मुख्य द्वार है वो है दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर, मतलब उसका गेट है। अगली बिल्डिंग है कि खान जहां तेलंगानी। तो खान जहां तेलंगानी ये जूना शाह द्वारा बनवाया गया था और दिल्ली में था। इसे लाल गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। यह मकबरा अष्टभुजाकार है। ठीक है। तो ये तुगलक काल की कुछ जो इमारतें थी उनको हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि सैयद वंश के बारे में, और सैयद वंश की जो मुख्य इमारतें थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि मुबारक शाह सैयद का जो मकबरा है वो अलाउद्दीन आलम द्वारा बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में बनवाया गया था। और यह मकबरा एक लंबे आंगन के बीच में स्थित है तथा इसका जो निर्माण था वो लाल पत्थरों से हुआ था, और यही सैयद काल की जो मुख्य इमारत थी। और बाकी कोई इमारत अच्छी तरीके से सैयद काल की हमें मिलती नहीं। नेक्स्ट है लोधी काल की कुछ इमारतें हैं, उनको हम लोग देख देते हैं कि बहलोल लोधी का जो मकबरा है वो सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली में बनवाया गया था। इस मकबरे में 3 मेहराब हैं तथा 5 गुंबद हैं, और यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। बड़े खां छोटे खां का जो मकबरा है सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया था, और मोठ की जो मस्जिद है उसको सिकंदर लोधी द्वारा बनाया गया था। यह लोधियों की स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। तो आप लोग इसको गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि मोठ की जो मस्जिद है वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग है कि सिकंदर लोधी का जो मकबरा था उसको किसने बनवाया था? इब्राहिम लोधी द्वारा बनवाया गया था, और ये कहाँ पर था? ये दिल्ली में था। और यह मकबरा एक बृहत्कार प्रांगण में है और चहारदीवारी से घिरा हुआ है। ये सिकंदर लोधी का जो मकबरा था। तो ये लोधी काल की इमारतें थी, ये भी कंप्लीट हो जाती हैं। और नेक्स्ट टेबल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्यकालीन जो कुछ महिला शासिकाएँ थीं उनका शासनकाल कब कब था। ठीक, तो पहली महिला शासिका जो थी, तो जो टेबल बनी है सबसे पहले वंश के बारे में जिक्र किया गया है, वंश के बाद महिला शासिका का नाम है, फिर राज्य का नाम है, और फिर शासनकाल का नाम है। ठीक, तो सबसे पहले गुलाम वंश की
एक महिला शासक थी जिनका नाम रजिया सुल्तान था, और ये दिल्ली राज्य में शासन करती थी, और इनका जो शासनकाल था 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी के बीच में था। अगली जो शासिका होती हैं वो काकतीय वंश की होती हैं। जो काकतीय वंश है वो कहाँ है, साउथ में पड़ता है, और जिसकी महिला शासिका थी रानी रुद्रमा। और ये जो राज्य था वो द्वार समुद्रम हुआ करता था, और इनका जो टाइम फ्रेम था 1260 से लेकर 1291 के बीच में इन्होंने शासन किया था। रानी रुद्रमा पर एक मूवी भी बनाई गई है जो कि आप लोग देख सकते हैं साउथ में, ठीक है। अगली जो राज्य है वो बहमनी है। तो बहमनी वंश की जो मुस्लिम शासिका थी वो मदरूम जहाँ हुआ करती थी, और मदरूम जहाँ जो इनका राज्य था दक्षिण बहमनी था, और ये 1461 से लेकर 1469 के बीच में इन्होंने शासन किया था। अगला जो वंश है वो गोंड वंश है। गोंड वंश में रानी दुर्गावती थी जो गढ़कंटका में शासन करती थी, और इनका जो शासनकाल था 1560 से लेकर 1564 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया था। अहमद शाही जो राजवंश था उनमें चांद बीबी सुल्ताना हुआ करती थी, एक शासिका जो अहमदनगर में शासन करती थी, और 1595 लेकर से 1596 के बीच में इन्होंने अपनी शासन सत्ता चलाई थी। और आदिल शाही राजवंश में बेगम बड़ी साहिबा जो थी वो मुस्लिम शासिका थी, ये बीजापुर में थी, और इनका जो शासनकाल है वो 1656 से लेकर 1663 ईस्वी में देखने को मिलता है। और अगला जो वंश है वो भोसले हैं, और भोसलों में जो ताराबाई थी उनका शासन हम देखने को मिलता है, ये मराठा साम्राज्य में था, और ये शासन करती हैं 1700 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में। तो ये जो इम्पोर्टेंट और शासिका थी उनका शासनकाल और उनके वंश के बारे में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो टेबल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो बहमनी राज्य था, तो जब बहमनी राज्य में टूटता है तो फिर कितने राजवंशों में वो विभक्त होता है उसके बारे में ये है। तो वो 5 भागों में डिवाइड होता है। जो बहमनी राज्य था पहले जब टूटा तो उसमें 5 राजवंश बने, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये जब राजवंश बनता है तो इन राजवंशों में कौन कौन था इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बीजापुर था, अहमदनगर था, बरार था, गोलकुंडा था, बीदर था। तो इनको कैसे याद किया जाता है और इसमें चूंकि ये वंश के आधार पे ये हुए थे, तो बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, और बरार के इमाद शाही, और गोलकुंडा के कुतुब शाही, और बीदर के बरीद शाही। तो इस प्रकार इसको किया जाता है, जिसके साथ साथ आपको वंश पता चल जाता है, और फिर यदि वंश पता चल गया तो संस्थापक का पता चल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बीजापुर राज्य था वो उसमें कौन सा वंश हुआ, तो वो आदिल शाही हुआ, और आदिल शाह के जो संस्थापक थे वो यूसुफ आदिल शाह हुआ करते थे, जो 1489 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर में अपना शासन सत्ता चलाई। अहमदनगर में निजाम शाही थे, और निजाम शाही के संस्थापक कौन थे, मलिक अहमद थे, और मलिक अहमद 1490 ईस्वी में इन्होंने शासन स्टार्ट किया। बरार जो था वो इमाद शाही था। इमाद शाही जो वंश था उनमें फतेहुल्ला इमाद शाह जो थे वो 1490 ईस्वी में इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, किससे, बहमनी राजवंश से। अगला है कि गोलकुंडा राज्य में क्या हुआ कि कुतुब शाही वंश पनपा, और इनको कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने 1512 या फिर 18 में ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। अगला जो पार्ट उसका होता है वो बीदर में होता है। तो बीदर में बरीद शाही राजवंश पनपता है, और इनके जो संस्थापक थे अमीर अली बरीद हुआ करते थे, जो 1526 और 1527 ईस्वी में ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं बहमनी राजवंश से। तो ये मेनली 5 राजवंश जो थे वो वहाँ से निकलते हैं बहमनी राजवंश से, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि विभिन्न नगर एवं उनके जो संस्थापक थे उनके बारे में, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कौन, तो जोधपुर जो नगर था उनके संस्थापक कौन थे, मारवाड़ के राजा जोधा, तो उनके द्वारा जोधपुर नगर को बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था, तो वो जौनपुर था। कुली कुतुब शाह द्वारा
हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी 1590 ईस्वी में, जब गोलकुंडा में कुतुबशाही राज्य की नई राजधानी बनी तो वो उन्होंने हैदराबाद को बनाई। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या था कि जो पुराना शहर असवल था उसके स्थान पर गुजरात के जो अहमद शाह द्वारा इसे अहमदाबाद नामक नगर को बनाया गया था, बसाया गया था। अगला जो नगर है वो है मुस्तफ़ाबाद, और मुस्तफ़ाबाद की स्थापना महमूद बेगड़ा द्वारा करवाया गया था। और मुहम्मदाबाद जो है वो उसको भी महमूद बेगड़ा द्वारा बनवाया गया था। तो महमूद बेगड़ा द्वारा दो नगर की स्थापना की गई, मुस्तफ़ाबाद और मुहम्मदाबाद। अगला जो नगर है वो दिल्ली है। दिल्ली का है तो ये तोमर 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 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा बसाया गया था। और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बसाई गई थी। और महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बसाया गया नगर था। अगला ये है कि बीकानेर, बीका जो जोधा का पुत्र हुआ करता था उसके द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार और फिरोजपुर भी बसाया गया था। तो मेनली तीन नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर। अगला है पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र जो नगर है वो उदयन द्वारा बसाया गया था। जयपुर जो है वो राजा सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया था। अमृतसर शहर जो है वो गुरु रामदास, जो कि सिखों में तीसरे गुरु थे, उनके द्वारा अमृतसर नगर बसाया गया था। श्रीनगर किसने बसाया था? सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया था। और गंगई कोंड चोलपुरम जो नगर है उसको चोल वंश के शासक राजेंद्र द्वारा बसाया गया था। अजमेर जो नगर है वो अजय राज चौहान द्वारा बसाया गया था। आगरा है सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया नगर था। हुसंगाबाद हुसंग शाह द्वारा बसाया गया था। और जो नीरसपुर है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा बसाया गया नगर था। विजयनगर एम्पायर में विजयनगर जो था वो हरिहर एवं बुक्का द्वारा बसाया गया था। और जो कोलकाता है, कोलकाता को जॉब चरनाक द्वारा बसाया गया नगर माना जाता है। नेक्स्ट जो है कि जो राय पिथौरा था, वो राय पिथौरा जो है वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया नगर था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया नगर था। आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया नगर था। और जो जहाँ पनाह है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया नगर हमें देखने को मिलता है। कुछ नगर और हैं कि जो दीन पनाह है वो हुमायूं द्वारा बसाया गया नगर था। खिजराबाद खिज्र खां द्वारा बसाया गया नगर था। गोहनानाथ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया नगर था। इलाहाबाद अकबर द्वारा बसाया गया नगर था। जाफराबाद जाफर खां द्वारा बसाया गया नगर था। और जो सीरी था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया नगर था। तो ये हम लोग शहरों के बारे में देखा कि कौन से शहर किस शासक द्वारा बसाया गया था। अभी हम लोग नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कि जो प्रांतीय शैली के अंतर्गत जो निर्मित महत्वपूर्ण भवन थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग भवन देखेंगे, फिर निर्माणकर्ता देखेंगे और साथ ही साथ उसकी शैली देखेंगे। तो सबसे पहले अटाला देवी मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाया गया था, जो कि किस शैली में बना था? तो वो जौनपुर शैली में बना हुआ था। अगला भवन है जामी मस्जिद। जो जामी मस्जिद है वो हुसैन शाह सरकी द्वारा बनवाया गया था, जो कि जौनपुर शैली में बना हुआ है। झंझरी मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनाया गया था, जो कि जौनपुर शैली में बना हुआ है। जो पांडुआ की अदीना मस्जिद है वो भी सिकंदर शाह सरकी द्वारा बनाया गया था, जो कि जौनपुर शैली में बना हुआ है। तो ये इतनी बिल्डिंगें जो थी, इतने जो भवन थे, ठीक है, वो जौनपुर शैली में बने हुए थे। अगला है कि जो मांडू का किला था वो हुसंग शाह द्वारा बनवाया गया था और ये मालवा शैली में बनवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती का जो महल था वो नसीरुद्दौला शाह द्वारा बनवाया गया था, ये भी मालवा शैली में बनवाया गया था। हुसंग शाह का मकबरा महमूद प्रथम द्वारा बनवाया गया था, मालवा शैली में बना था। हिंडोला महल हुसंग शाह द्वारा मालवा शैली में बना था। जहाज महल गयासुद्दीन तुगलक द्वारा मालवा शैली में बना हुआ महल था। अगला है अकूब महल, ये महमूद खिलजी प्रथम द्वारा मालवा शैली में बना हुआ भवन था। अगला ये है कि जो जामा मस्जिद थी उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था अहमद शाह ने।
तो अहमद शाह द्वारा ये गुजराती शैली में बनवाया गया जो महल था। अहमद शाह का जो मकबरा था वो मोहम्मद शाह द्वारा बनवाया गया था, ये गुजराती शैली में भी बना हुआ था। और जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है वो सिकंदर बुतसिकन द्वारा बनवाया गया था, जो कि कश्मीरी शैली में बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो सांकेतिक मुद्रा है उसको किसने चलवाया था, तो उसको चलवाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और यूपी लोअर में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, देख लेते हैं कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। तो जो लोक निर्माण की स्थापना विभाग थी वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए में 2 बार पूछा गया है, एक प्री और एक मेंस में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग और चर्चा करते हैं कुछ फैक्ट की कि जो मूर देश का यात्री था, मूर मतलब मोरक्को, मूर देश का जो यात्री इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का मूल निवासी था, जो कि अफ्रीकी यात्री था। और इसने क्या किया, इसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इतना इनके ऊपर क्या हुआ कि इनसे प्रभावित हुआ कि उसने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसको, इब्न बतूता को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि होली के त्यौहार को सार्वजनिक उत्सव बना दिया था। हु के सर्ब या फिर सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान कौन था, वो फिरोज शाह तुगलक था। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही, यूपी पीसीएस और यूपी लोअर में पूछा गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार को बेहतर समझ सके। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या हुआ कि अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। कि यहाँ जो राज्य थे वो कुछ यात्रियों को हज की यात्रा फ्री में करवाते थे, तो इसको स्टार्ट करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जो दारुल सफ़ा था वो क्या था, एक खैराती अस्पताल था, जो कि राज्य के खर्च पे चलाया जाता था अपनी जनता के उपचार के लिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था, तो एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, फिर तीर्थयात्रियों के लिए एक आराम राह था। तो ये खैराती अस्पताल था। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो जो डाक व्यवस्था थी वो उसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो उसका जिक्र रेहला में मिलता है, जो रेहला ग्रंथ में देखने को मिलता है। जो रेहला ग्रंथ किसका है, इब्न बतूता का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। 2 ऑप्शन और आपने देख लिए मिलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, राज्य के खर्च पर जो हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, अकबर था या फिर औरंगजेब था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। और ये पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर सिकंदर लोदी द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा हो गया, क्योंकि जब इसके चौथी पांचवी मंजिल जब ये क्षतिग्रस्त हो गई थी तो इसने इसको बनवाया था। जवाबित का संबंध किससे है, राज्य कानून से था, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से था, टकसाल से संबंधित कानून था या फिर कृषि संबंधित जो कर था उससे था। तो जो जवाबित होता है वो जो राज्य के कानून होते हैं उन्हें जवाबित उस समय कहा जाता था।
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि नहीं दिया है तो नहीं में अलाउद्दीन खिलजी हमारा सही आंसर हो जाता है। कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? ऐबक ने। उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और जब उसमें मरम्मत की बात आई तो मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर जो है विजयनगर के प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो नगर क्या था? अहमदानगर था, या फिर बीजापुर था, गोलकुंडा था, या फिर हम्पी था? तो वो हम्पी नगर है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर के रूप में जाना जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अगला जो है कि चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन हमारे हैं राणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा रतन सिंह या फिर राणा संग्राम सिंह। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में मेंस प्री कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण है। जो मोरिस था या फिर मोरक्को था, उसका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और ये क्वेश्चन आरआरबी में कई बार पूछा गया है, तो ये इस क्वेश्चन के की महत्ता हम लोग जान सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो दिल्ली सल्तनत था वो कंप्लीट होता है। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में, इस सेशन में बस इतना ही था। आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमारा परिवार बढ़े और हम लोग नए सब्जेक्ट को चालू कर सकें। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।